इस मूवी में दिखाया गया है बाप और बेटी की कहानी, कैसे बाप अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेता है और एक हैवान बन जाता है और दुश्मनों का नाश करता है। मूवी की शुरुआत में हमें गांव में देखते हैं जहां देवी की पूजा हो रही थी। गवाह हम आनंद को देखते हैं जो पंडित से पूछता है कि आने वाले 2 दिनों में पूजा अच्छे से हो जाएगा। पंडित कहते हैं कि जिसकी बलि होने वाली है वो यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए। अगर वह वापस आया तो वह बकरा बनकर नहीं बल्कि मारी बनकर आएगा। ये गाँव वाले मारी की पूजा कर रहे थे जैसे मौत की देवी कहा जाता है। इसके बाद हम गांव में देखते हैं कि एक नया आईपीएस ऑफिसर आता है जिसका नाम संपत है और वहां का हेड कांस्टेबल कुशल लप्पा। वह उससे मिलता है और पुलिस स्टेशन का हालचाल पूछने लगता है कि यहाँ के किस तरह के केस आते हैं। तभी बाहर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों बाहर निकलकर देखते हैं कि वहाँ पर जेनी आती है और वह अपने पिता को 3 दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पिता घर से भाग गए हैं। अजय ने अपने नाक में नथनी पहनी हुई थी का वो सिर्फ हमारी देवी पहन सकती हैं, लेकिन जेनी अपने आप को मारी समझती है। कुशल अपार संपत्ति को बताता है कि जेनी के पिता का नाम तो भी है और वह एक नंबर का पागल आदमी है और पूरा गांव उसके परिवार से दूर ही रहता है और यहाँ पुलिस स्टेशन में ज्यादातर फाइल तुभी के नाम पर है। इसके बाद दोनों चर्च के फादर से मिलने के लिए जाते हैं। तुभी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए फादर तुभी की पूरी कहानी बताते हैं। एक दिन फादर क्रिसमस के मौके पर बच्चों से गिफ्ट लेकर बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है, मगर उनमें से एक लड़का ऐसा था जो एकदम पागल था और उसे लोग बंद करके रखते हैं। फादर वार्डन से पूछता है कि उस लड़के से मैं मिलना चाहता हूँ। उसे दिन फादर पहली बार उस लड़के से मिले। वो लड़का जन्म से ही गूंगा था और उसका नाम क्या था आज तक किसी को नहीं पता, इसलिए उस दिन फादर उस लड़के से मिलकर उसका नामकरण करते हैं और उसे टोबी नाम देते हैं और उसके हथेली में अपना नाम लिख देते हैं और साथ ही अपना नाम भी लिख देते हैं। फादर का पूरा नाम है सादर इग्लेसियस। तो भी पूरे क्लास में सभी बच्चों को अपना नाम दिखाता है, मगर इसके बाद भी उसका रवैया ठीक नहीं हुआ। तभी वह मारपीट करते रहता था। इसके चलते तोबी को जेल में बंद करके रख दिया जाता है। ऐसे ही अब बड़ा हो गया था और आखिरकार वो जेल से छूट जाता है। एकदम फादर ग्लेशियर से मिलने के लिए एक आदमी आता है और आदमी फादर से कहता है कि चर्च की जमीन मुझे वापस कर देने के लिए, क्योंकि उस आदमी की दादी ने अपने जमीन को चर्च के नाम कर दिया था और वो आदमी वापस अपने जमीन को लेने के लिए आया है, लेकिन फादर जमीन देने से मना कर देता है। अब आदमियों से मारने की धमकी देता है। तभी वहाँ पर भी पहुँच जाता है और एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। इसके बाद फादर टोबी को चर्च की रखवाली के लिए काम पर रख लेता है, मगर चर्च में जितने भी आदमी आते थे वैसे तो भी लगने लगता है और उन्हें मारने लगता है। जितने भी लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते हैं सभी फादर से टोबी के नाम पर कंप्लेंट करते हैं। भंडारों की दुकान जाकर मुफ्त की सारी दारू पी लेता है और दुकानदार को पैसे भी नहीं देता। दुकानदार जाकर फादर से पैसे मांगते हैं और इन सारे लफड़ों से फादर अब परेशान हो गए थे। एक दिन फादर टोबी को काम से निकाल लेते हैं और चर्च में आने से भी मना कर देते हैं। फिर एक दिन जब फादर चर्च में प्रार्थना कर रहे थे तभी वहां तो भी मछली लेकर आता है। ये हमें पता चलता है कि वो एक मछुआरे के साथ काम करने लगा है। इसके बाद संपत और कुशालप्पा दोनों मछुआरे के पास चले जाता है। मछुआरे का नाम है दामोदर। संपत पूछता है कि तुम टोबी को कैसे जानते हो। दामोदर फिर पूरी कहानी बताने लगता है और कहता है कि जब एक दिन मछली पकड़ने के लिए मैं बैठा हुआ था वहाँ एक लड़का आया जो कि गूंगा था और उसने अपने हाथ में अपना नाम लिखा हुआ था और उसका नाम तो भी था। दामोदर भी को अपने साथ काम पर रख लेता है। इसके बाद दामोदर संपत्ति को बताता है कि वो एक मोटा घर में काम करता था जहां हमारी बॉडी को लाकर उसे काटा जाता था। दामोदर तो भी को लेकर मुर्दा घर गया और किस तरह बॉडी को काटा जाता है ये दामोदर भी को सिखाने लगता है। तो भी को ये काम करने में बहुत मजा आ रहा था और दामोदर को समझ आ गया कि यह आदमी सही में पागल है, क्योंकि जब बॉडी को काट रहा था तो तू भी मुस्कुरा रहा था। उसी रात दामोदर भी को लेकर फिर से मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। वहां बैठे बैठे दामोदर मारी देवी की कहानी सुनाता है और बताता है कि अमावस्या की एक रात यहां पर मछली पकड़ने के लिए आया था और उस दिन मैंने सामने देखा एक घोड़े के ऊपर सवार नाक में एक बड़ी सी नथनी मारी देवी मेरे सामने आ गई थी और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद से मैं कभी भी यहाँ पर अकेले नहीं आया। फिर वहाँ उन दोनों को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जमीन पर पड़ी हुई थी। अब वो रो रही थी। दामोदर सभी गांव वालों को बुलाता है और कहता है कि यहाँ एक बच्ची मिली है। इधर टोबी को तालाब में से एक नथनी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। गांव वाले कहते हैं कि हम में से किसी का भी बचा नहीं है और सभी पुलिस को ये बात बताने के लिए कहता है, पर वहाँ तो भी आ जाता है और उस बच्ची को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। पर संपत को पता चल गया था कि टोबी की यह अपनी बेटी नहीं है। तो भी उस बच्ची को खुद पालने लगता है। फिर एक दिन
तो भी अपनी बच्ची को लेकर फादर के पास चला जाता है। उसका नामकरण करने के लिए फादर उस बच्ची को एनी नाम देते हैं और यह सुनकर तो भी बहुत खुश हो जाता है। देखते ही देखते जेनी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और दो भी जेनी को स्कूल में भर्ती करवा देता है और उसे पढ़ाने लिखाने लगता है। तो भी जेनी को अब अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। फिर एक दिन तो भी दामोदर के साथ जाने को लेकर दारू पीने के लिए चला जाता है, मगर दुकानदारों सरदार पिलाने से मना कर देता है क्योंकि धोबी के ऊपर दुकानदार का बहुत उधार हो गया था। तो भी उधार चुकाने के लिए अपने पास रखी हुई नाक की नथ नहीं दिखाता है, मगर दामोदर कहता है कि इसके लिए कोई भी तुम्हें पैसे नहीं देगा। फिर भी एक जुगाड़ लगाता है और खुद से ही दारू बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दारू बनाने के चक्कर में वहां एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण तो भी दामोदर और जेनी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस वाले उन तीनों से पूछते हैं कि यह हादसा कैसे हो गया। दामोदर कहता है कि तारपीन ऑयल गर्म करते वैसा ब्लास्ट हो गया। तभी वहां पर एक और लड़की को पकड़ कर लाया जाता है जिसका नाम सावित्री है। सावित्री के नाम पर कंप्लेंट यह है कि वह गाँव वालों में बदनाम है क्योंकि वह दूसरे मर्दों के साथ सोती है। पुलिस वाले सावित्री को सावधान रहने के लिए कहते हैं और आगे से ऐसा धंधा करने से मना करते हैं और उसे जाने देता है और साथ में भी और दामोदर और जेनी को भी छोड़ देता है। लेकिन तो भी सावित्री को देखकर उसे पसंद करने लगा था। ये बात भी जेनी को बता देता है। अगले दिन तो भी अजय ने को लेकर सावित्री के घर के बाहर आ गया था और तो भी एक पेपर पर आई लव यू लिखकर सावित्री को देने का सोच रहा था, लेकिन उसे बहुत घबराहट लग रही थी। इसलिए जेनी वह पेपर लेकर सावित्री के पास चली जाती है और कहती है तो भी तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। इसके बाद भी और सावित्री दोनों मिलना शुरू करते हैं और सावित्री अपने बारे में बताती है कि वह अपना खर्च चलाने के लिए गए मर्दों के साथ होती है। ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो गया था। सावित्री शादी करने से मना कर देती है, लेकिन तोभी के साथ वह दोस्ती कर लेती है। फिर दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है और दोनों आपस में बहुत खुश रहते हैं। फिर एक दिन तो भी सावित्री कोई दूसरे लड़के के साथ बात करते हुए देख लेता है। ये देखा तो भी बहुत ज्यादा उदास था और सावित्री से बात करना बंद कर देता है और सावित्री भी से नाराज हो गई थी। फिर एक दिन जेनी दोनों को बात करवाने की कोशिश करती है। तो भी को समझाती है कि अगर उसके घर में कोई नहीं रहता तभी तो मुझसे मिलने के लिए जाना। और इसके बाद फिर से टोपी और सावित्री के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर से दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही करते कर जेनी अब और बड़ी हो गई थी और वो अब हाई स्कूल में पढ़ने लगी थी। एक दिन स्कूल का टीचर जेनी को अकेले क्लासरूम में बुलाता है और वो जेनी का यूनिफॉर्म ठीक करने लगता है। जेनी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना जूता निकालकर टीचर को मारने के लिए भागती है। घर आने के बाद जेनी सावित्री से कहती है कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन सावित्री उसे समझाती है कि अगर पर होगी नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। इसके बाद से जेनी मछली बेचना शुरू कर देती है और थोड़े पैसे कमाने लगती है। एक रात को तो भी चोरी छुपे सावित्री के घर आने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री तो भी के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है और तो भी सावित्री से शादी करने की बात करता है। बार सावित्री कहती है पहले जाकर अपने लिए घर बनाओ, अपनी बेटी की शादी करवा, उसके बाद जाकर मैं तुमसे शादी करूंगी। घर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसीलिए तो भी एक बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, लेकिन बैंक का मैनेजर को लोन देने से मना कर देता है। फिर भी दूसरे बैंक में जाता है लोन मांगने के लिए, लेकिन वहां भी उसे लोन नहीं मिलता। सावित्री को ये बात तो बहुत खटक रही थी कि उसे उसकी बेटी के लिए मैंने घर बनाने के लिए कहा, लेकिन अनजाने में तो भी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गांव में संतोष आकर किसी के गुम हो जाने की फोटो लगा रहता है, तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी 4 दिनों के अंदर मारा जाएगा। ऐसे ही एक दिन हम आनंद को देखते हैं जिसका मटन का दुकान था। गवाहों से मिलने के लिए संतोष आता है और उसके पूरे दुकान में केरोसिन का तेल डालने लगता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझसे मत नहीं खरीदा तो मैं तुझे यहाँ ये धंधा करने नहीं दूंगा। ये कहकर संतोष वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर आनंद अपना धंधा बंद नहीं कर रहा था और इसकी भनक असंतोष के आदमियों को लग जाती है और उसके बाद पूरे गांव में आनंद की तस्वीर लगाई जाती है। केवल लापता हो गया, इसका मतलब यह है कि 4 दिन के अंदर आनंद मारा जाएगा। आनंद अपने आदमियों से कहता है कि हमें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर उसका आदमी कहता है कि अगर हम संतोष को मार दे तो ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। इस काम को करने के लिए वो सभी तोभी के पास जाते हैं। तोभी कहता है कि मुझे घर बनाना है। आनंद तोभी के लिए घर बन लाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में 3 ट्रक बकरे को भरकर लाया जाता है और तीनों ट्रक को आनंद के दुकान के बाहर लाया जाता है और इन बकरों को लाने की खबर संतोष को मिल जाती और संतोष अपने आदमियों के साथ आनंद की दुकान की ओर निकल पड़ता है। इधर आनंद 3 ट्रक बकरे को देखकर घबराने लगता है कि ये सारे बकरे को के
लाया और वहां से ले जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर संतोष अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था और आनंद से पूछता है कि अगर तुमने यह माल नहीं मंगाया तो किसने मंगाया। तभी तो भी अपना हाथ उठाकर सभी को दिखाता है कि यह सारा माल यहाँ मैं लेकर आया हूँ और के कार्य वह संतोष के सारे आदमियों को मारने लगता है और आखिर में असंतोष का गला काट उसे मार डालता है। अब ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर पुलिस आकर तोभी को ले जाती है। ये सब जेनी भी देख लेती है और तोभी को जेल में जाती है देखने के लिए और वो रोने लगती है, लेकिन तो भी जेनी से कहता है कि उसने देने के लिए घर बनवा लिया है। इसके बाद प्रेजेंट समय में संपात और भोशाला पापा दोनों में जेनी से मिलने के लिए उसे घर से ले जाता है, मगर घर में जेनी नहीं थी। उसके पड़ोसी शालिनी बताती है कि जेनी यहीं कहीं होंगे, उसकी बेटी हमारे घर में खेल रही है। संपर्क पूछता है कि टोबी भी के जिंदगी में और क्या क्या हुआ। शालिनी कहती है कि आनंद का मटन बेचने का धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और उसमें बहुत पैसे भी कमाए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में उसका ही राह चलने लगा और अब वो सोना चांदी का स्मगलिंग करता था। एक दिन उसके बोर्ड में पुलिस की रेड पर गई। पुलिस वाले उसे वार्निंग दिए थे कि जल्दी उसके खिलाफ सबूत मिल जाएंगे और उसे जेल ले जाया जाएगा। ये सब सुनकर आनंद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। इधर हम देखते हैं कि तो भी जेल से रिहा हो जाता है और उसे लेने के लिए जेनी और दामोदर आते हैं। जब भी घर पहुंचता है वो देखता है कि सावित्री ने दूसरी शादी कर ली है। ये देखकर तो भी हैरान हो जाता है और रात के समय सावित्री के घर के बाहर नाचने लगता है। जेनी आकर तो भी को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। फिर एक दिन तो भी और जेनी दोनों बोर्ड के किनारे मछली बेच रहे हैं और जेनी को एक लड़का पसंद करने लगता है। उस लड़के का नाम है शांता। विवाह आनंद आता है और भी को मछली बेस्ट देख लेता है और कहता है कि तेरे लिए मेरे घर पर बहुत सारा काम है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन जेनी तो भी को आनंद के पास जाने के लिए मना करती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि तोभी के घर में एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था कि यह जमीन सरकार की है और उसे यह घर खाली करना होगा। ये बात तो भी आनंद को बताता है और आनंद एक फोन लगाता है और धोबी को उसका घर उसी के नाम करवाने के लिए कहता है। आनंद कहता है कि तेरा घर तेरे नाम पर हो जाएगा, मगर तुझे मेरा एक काम करना होगा। आनंद ग्राउंडिंग मशीन का उद्घाटन करता है और धोबी को एक आदमी को मारने के लिए कहता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि आनंद के बोर्ड में रेड मारने के लिए आया था और उसे एक खबर मिलती है कि आनंद का एक और बोट आने वाला है, उसमें स्मगलिंग का सामान है। पुलिस वाले बोर्ड की छानबीन करने के लिए चले जाते हैं और तभी वहां पर भी पहुंच जाता है और उस पुलिस वाले को मारकर उसकी बॉडी को वही ब्रांडिंग मशीन में पीस डालता है। उसकी पीसीबी बॉडी को जंगलों में वफिर देता है। ऐसा ही करते करते आनंद अपने गांव में इलेक्शन का उम्मीदवार बनने के लिए खड़ा हो गया था और वो अपने आप आनंद को मारने के लिए आनंद तोभी का सहारा लेता है और उसके जीतने के लिए वो अपने सभी ओपन को मारने के लिए कहता है। यह बाजा प्रशांत जैन को बताता है कि तेरे पिता सभी लोगों को गायब कर रहे हैं। तो जेनी आनंद के घर पहुंच जाती है और सभी लोगों के सामने आनंद को डांटने लगती है और कहती है कि टोबी से तुम सारे काम करवाते हो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता। वह उसके मुंह में पैसे कमाती है और कहती है कि आगे से टोबी से मैं लामा। आनंद बहुत गुस्सा हो जाता है और सारे पैसे को इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है और उसी रात हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आकर भी को चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर देते हैं। इस बात खबर जब दामोदर आनंद को बताता है तो आनंद दामोदर से कहता है कि जेनी से कहने के लिए कि मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद जेनी आनंद से मिलने के लिए उसके घर जाती है, मगर आनंद उसे मिलता नहीं। आनंद के आदमी जेनी को बताते हैं कि आनंद खुद तरह घर आकर तो से बात कर लेंगे। गुजरात आनंद जेनी के घर पर जाता है और उसे कहता है कि मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे पिता जेल से छूट जाएंगे। अगले ही दिन टोपी को जेल से रिहा कर लिया जाता है, लेकिन टोपी को हर बार पुलिस किसी न किसी कारण के वजह से जेल में बंद कर रही थी और आनंद हर बार टोपी को रिहा कर देता है। ऐसे ही एक दिन टोपी जेनी के पैसे लेने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी वहां यानी पहुंच जाती है और उन पैसों को रखने के लिए कहती है। ये कहते कहते जेनी नीचे बैठ जाती है और टोबी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेनी ऐसा क्यों कर रही है। तो भी देखता है कि जेनी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये देखकर वह हैरान हो गया था। तो भी आनंद को अपने घर बुलाता है और आनंद में जेनी से पूछता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तभी वहां पर शांत खड़ा होता है और कहता है कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। ये सुनकर तो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक चाकू लेकर प्रशांत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनी तो भी को धमकाने लगती है कि अगर तुमने प्रशांत को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें झंडा नहीं छोड़ूंगी। तो भी जेनी को अपनी बेटी की तरह पाला है और वो उसकी बात सुनकर तो भी रोने लगता है और घर
सरकार मुर्दाघर में जाकर रहने लगता है तो भी जेनी से बात करना बंद कर देता है। इसके बाद जेनी प्रशांत के साथ शादी कर लेती हैं और देखते ही देखते जेनी की एक लड़की भी होती है। तो भी हर समय जेनी के ऊपर नजर रखता था कि वह कैसी है और प्रशांत उसका ख्याल रखा है या नहीं, मगर जेनी प्रशांत के साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि आनंद की बोट में फिर से पुलिस की रेड पर जाती है। पुलिस वाले आनंद से कहते हैं कि अगर 50% मुनाफा अगर हमें नहीं मिला तो सारा माल हम सरकार को सौंप देंगे। आनंद डर जाता है और 50% मुनाफा देने के लिए मान जाता है, मगर इन सब के बीच है पुलिस वाले को कौन खबर पहुंचा रहा था। आनंद ये सब जानना चाहता था, इसलिए वह अपने आदमियों कहता है कि सारे बोर्ड वालों से कह देने के लिए कि अगले 2 दिनों के अंदर एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। उसी रात आनंद के बोर्ड में फिर से पुलिस वाले आकर रेड करते हैं, मगर वहां उन्हें सिर्फ आलू मिलता है। तभी आनंद को पता चल जाता है कि पुलिस को खबर प्रशांत ने दी थी। आनंद अपने आदमियों से कहता है प्रशांत को मार डालने के लिए। इसके बाद प्रशांत अपने आदित्यों के साथ दुबई से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि प्रशांत तोभी का दामाद है। मुर्दाघर पहुंचने के बाद आनंद के आदमी बताते हैं कि तोभी अपने दामाद के चलते यहाँ मुर्दाघर में रहने लगा है। आनंद तोभी से कहता है प्रशांत की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और तो भी प्रशांत गुस्सा है। सच्चाई यह है कि तो परेशान को जाकर मार दे, नहीं तो मैं प्रशांत को मार दूंगा। आनंद टोबी को प्रशांत को मारने के लिए मना लेता है। इसके बाद आनंद अपने आदमियों से कहता है कि टोबी के घर के बाहर रहने के लिए। इधर तू भी प्रशांत को मारने के लिए उसे घर की ओर चलने लगता है। घर पहुंचने के बाद भी देखता है कि वहां पर जेनी नहीं है और प्रशांत सो रहा था। तो भी अपना गमछा निकालकर प्रशांत को निकाला दबोचने की कोशिश करता है और कि हम जेनी को देखते हैं जो राशन की दुकान से राशन का सामान लेकर घर वापस आ रही थी। वजह से वो अपने घर के अंदर पहुंचती है। वो देखती है कि तू भी प्रशांत का गला दबोचकर उसे मार रहा था। अजय ने तुरंत प्रशांत को बचा लेती है और प्रशांत वहां से बाहर भाग जाता है। और जेनी भी से कहती है कि वो तेरा दामाद है, लेकिन तो भी कहता है उसने तेरे से शादी की है और उसी के वजह से तो माँ बन गई। लेकिन असल बात हमें अभी पता चलती है जब जेनी बताती है कि जिस समय तो भी जेल में बंद था उसे छुड़ाने के लिए आनंद उसके घर आया था और उसी रात आनंद जैन के साथ सोया था और उसके लिए एक सिक्का छोड़कर जाता है। और जितने भी से के जीने के बाद जमीयत है उतनी बार आनंद जेनी के साथ या था। ये बात जाने के बाद भी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चाकू लेकर आनंद को मारने के लिए चला जाता है, मगर जेनी समझाती है कि अगर तू आनंद को मार देगा तो फिर से तुझे जेल हो जाएगी और झूलों तुझे बाहर निकालेंगे, उसके साथ मुझे सोना पड़ेगा। इस तरह आगे चलता रहेगा। तो भी बहुत रोने लगता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन अगले ही दिन जेनी देखती है कि तो भी घर पर नहीं था और जेनी पूरे गांव में तूभी को ढूंढने लगती है और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन चली जाती है। और ऐसे करते करते 3 दिन हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि तुम भी एक बस के नीचे उतरता है और वापस अपने घर परेशान से मिलने के लिए जाता है। आना के आदमी वहां पर आ जाते हैं और टोपी और प्रशांत को बुरी तरह मारने लगते हैं। इसके बाद भी और प्रशांत को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन प्रशांत इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन टोबी की हालत बहुत नाजुक थी। इधर संपत और कोसालंबा और फादर इग्लेसियस तीनों टोबी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और जेनी की पड़ोसी शालिनी फादर से कहती है जेनी की बेटी को मेला दिखाने लेकर जाने। इधर गौशाला पास संपत सिंह कहते हैं कि आप भी मेला देखने के लिए चले जाए, वहां जाकर आपको अच्छा लगेगा। इधर डॉक्टर शालिनी को बताते हैं कि तो भी जिंदा रहकर करेगा भी क्या, क्योंकि जेनी भी तो मर चुकी है। हमें पता चलता है कि जब भी हॉस्पिटल में था जेनी एक चाकू उठाकर आनंद की दुकान में चली जाती है और आनंद के ऊपर हमला करती है और डॉक्टर भी जेनी का पीछा करते हैं और आनंद की दुकान तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि आनंद ने जेनी को मार दिया है। डर के मारे वह वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। जब डॉक्टर ये सारी बात शालिनी को बता रहा था तब वह देखता है कि तू भी होश में आ चुका था और वो डॉक्टर की सारी बात सुन लेता है। तो भी बहुत ज्यादा रोने लग रहा था क्योंकि अब उसकी बेटी जेनी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे उसकी बेटी का नथनी में हो जाता है और तो भी इस हालत में एक आदमी के पास चला जाता है और वो आदमी अपने पूरे परिवार के साथ का मेला देखने के लिए निकल रहा था। तो भी बताता है कि उसे अपना नाक में छेद करवाना है, लेकिन वो आदमी कहता है ये काम करने से पहले मैं तुलसी की पूजा करता हूँ। तो भी एक साड़ी पहन लेता है और वो आदमी तुलसी की पूजा करने लगता है और पूजा करने के बाद वो तुभी के नाक में छेद कर देता है, जिसके बाद भी अपनी बेटी की नथनी को पहन लेता है। मेले में देखते हैं कि भीड़ बहुत बढ़ जाती है और कुछ लोग घोड़े की सवारी करने के लिए उतावले हो रहे थे।
है, मगर वहाँ के लोग घोड़े वाले को समझाते हैं कि यहाँ कोई और सवारी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ हमारी देवी ही घोड़े पर बैठकर आती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पंडित मारी देवी की पूजा शुरू कर देते हैं। आनंद भी अपने आदमियों के साथ मेला में पहुँच जाता है हमारी देवी की पूजा करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि घोड़े में सवार होकर धोबी उस मेले में पहुँचे आता है और वो हमारी देवी की तरह ही लग रहा था। नाक में नथनी पहने हुए भी घोड़े से उतर जाता है और एक कर आनंद के आदमियों को मारने लगता है। संपत्ति को देखते हैं जो मेले में पहुंच जाता है और धोबी को लड़ता देकर वह कुशल पापा को फोन करके बताता है जल्दी मेले में आने के लिए और साथ में बंदूक भी लाने के लिए। धोबी आनंद के सभी आदमियों को मार देता है और उसके बाद आनंद को भी वो पीटने लगता है। दोनों के बीच बेधड़क मारपीट होती है। आखिर में धोबी अब तलवार उठाकर आनंद का गला काट देता है। ये देखकर संपात धोबी के ऊपर गोली मार देता है और यह सारी घटना को देखकर वहाँ सभी गाँव वाले वहाँ से भागने लगते हैं। संपात फिर से के ऊपर गोली मार देता है जिस कारण भी की वहीं मौत हो जाती है। फिर फादर जेनी की बेटी को लेकर वहां आ गए थे और जेनी की बेटी दौड़ते हुए धोबी के पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन धोबी मर चुका था और फादर जेनी की बेटी को उठाकर वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ यह शानदार फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। देखें इस मूवी में दिखाया गया है बाप और बेटी की कहानी, कैसे बाप अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेता है और एक हैवान बन जाता